टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ एक और नए सेशन के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेट में शामिल किया गया है। आज का हमारा सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम जीडीपी के 8 सेट करवा चुके हैं। के बाद मैथ और ईवीएस के भी सेट हम करवा चुके हैं। आप हमारी पिछली सभी वीडियो को हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आज का हमारा जो शिफ्ट है, टेट 30 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन का सेट इसमें लिया गया है। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस सेशन में जुड़ सकें। और यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको सीटेट से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो वृद्धि एक होता है विकास। दोनों दो चीज़ है। वृद्धि से तात्पर्य है शारीरिक वृद्धि अर्थात मात्रात्मक, वेट का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, भार बढ़ना, लंबाई बढ़ना, इन सभी चीज़ें जो मात्रात्मक होती है इससे संबंधित है वृद्धि का। लेकिन विकास जो है यह मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होती है। अर्थात हम कह सकते हैं यह जो है सो इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल हैं। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जब एक एज हो जाता है तो उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास, डेवलपमेंट एक ऐसा चीज़ है, विकास एक ऐसा चीज़ है जो कि ओम्ब टू टॉम्ब जाता है, अर्थात गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ उसमें विकास हो रहा है। इसकी गति थोड़ा तीव्र और स्लो हो सकती है, लेकिन विकास पूर्णतः रुकती नहीं है, यह निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है, तो वृद्धि और विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन यहाँ पे आपका आंसर होगा। अब है दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कि भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? तो प्रकृति से तो उसे सब कुछ मिल रहा है, आनुवांशिकता से उसे सब कुछ तो मिल ही गया। क्रोमोजोम जो कि आप जानते हैं 23 जोड़े होते हैं, जिसमें कि XX और XY होते हैं। यहाँ पे होगा लालन पालन। लालन पालन जो है सो वह बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। बालिका
का जो लालन पालन किया जाता है उस अनुसार वह प्रभावित होती है, उसका विकास प्रभावित होता है। तो यह एक तरह से जेंडर 22 की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर जो लिखा गया है भौतिक और सामाजिक दुनिया, तो भौतिक और सामाजिक दुनिया अर्थात हमारा जो आस पड़ोस है, हमारा जो समाज है, उस जटिल शक्तियों को संबोधित करता है। समाज के द्वारा बनाई गई जो है वो शब्द जेंडर है, और एक होता है लिंग। यह जैविक शब्द है जो कि ईश्वरीय गुण दर्शाता है, मेल और फीमेल। लेकिन जेंडर एक शब्द है जो कि हमारे द्वारा, आपके द्वारा, समाज के द्वारा बनाया गया यह चीज़ होता है। तो बालिका के जो अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं वह उसका लालन पालन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा। अब है कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा, ताकि उपहारों का लेन देन में समानता हो। अर्थात मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम भी एक हाथ से दूसरी चीज़ मुझे दो। तो कमल जो है सो लॉरेंस कोहलबर के नैतिक विकास के किस चरण पे है? तो मैं कई बार बताया भी हूँ कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तीन स्टेज हैं। तो पहला स्टेज है पूर्व पारंपरिक। पहला है पूर्व पारंपरिक। इसके दो चरण हैं। पहला है आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास। और इसका जो दूसरा है वह है व्यक्तिकवाद, उपकरणवाद के बाद और विनिमय। उसके बाद दूसरा जो कोहलबर्ग का स्टेज है वह है पारंपरिक स्तर। इसके भी दो भाग हैं। पहला है अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अभिविन्यास। और दूसरा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तीसरा जो स्तर है वह है उत्तर पारंपरिक। इसके भी दो चरण हैं। पहला है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, और दूसरा है सैद्धांतिक अंतश्चेतना या सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत कोहलबर्ग महोदय के द्वारा दिया गया, उन्होंने 3 स्टेज को बताए थे, और तीनों स्टेज के दो प्रमुख उप स्टेज हैं। तो आपका जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु
उसे 1 कॉइन देगी तो वह उसे 1 कॉइन देगा, अर्थात मैं तुम्हें एक हाथ से दे रहा हूँ, तुम भी मुझे एक हाथ से दो। तो यह व्यक्तिकवाद के अंतर्गत आता है विनिमय। यहाँ पे एक शब्द विनिमय है, अर्थात मैं भी तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो तुम भी मुझे कुछ दोगे, तभी मैं तुम्हें कोई वस्तु दूंगा। तो यह जो है बच्चा वह नैतिक विकास कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक स्तर पर है, और यह जो होगा वह होगा यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। इसका हर किताब में थोड़ा थोड़ा नाम अलग अलग है, तो इसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप 2-4 सेट लगाइएगा और आप बुक पढ़िएगा, फिर आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इससे आपको 1 से 2 मार्क्स निश्चित ही पूछे जाएंगे। अब है संज्ञानात्मक विकास के इस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। पहला है इंद्रिय कामक अवस्था 0 to 2 years। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 6 से 11 वर्ष। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह हो जाएगा 11 एंड एबव 18 तक का एज जो होगा वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा है कि बच्चे एक दूसरे से खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं लेकिन उसका संरक्षण करने में असक्षम होते हैं, तो यह जो बच्चा होगा यह होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था के बच्चे यह समझ पाते हैं कि जैसे कि बर्फ से पानी से बर्फ बन गया लेकिन उसमें तर्क का विकास नहीं होता है। यह बच्चे की टॉय एज होती है, खिलौने की एज होती है। तो बच्चा इस एज में तर्क का एक दूसरे वस्तु पे तर्क नहीं कर पाता है, वह यह नहीं समझ पाता है, संरक्षण नहीं कर पाता। तो यह जो होगा वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, ऑप्शन नंबर सी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। यह स्कूल एज होता है, गैंग एज होता है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो उसे अधिक से अधिक साथी समूह मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब है अगला क्वेश्चन कि लिव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो मैंने कई बार बता चुका है कि लिव वाइगोत्स्की महोदय 3 चीज पे फोकस किए हैं: समाज,
संस्कृति और भाषा। उनका मानना है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति और भाषा के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे जब भी आप लिव वाइगोत्स्की की बात होगी तो वहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण आएगा, अर्थात समाज से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड और भाषा, लैंग्वेज, SCL, इनकी ये चर्चा किए हैं। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, इससे बाहर इन्होंने कुछ भी नहीं कहे हैं। यह आपका की पॉइंट है। आप कहीं भी SCL, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज देखते हैं तो आपका आंसर होगा लिव वाइगोत्स्की। यही आपका सटीक आंसर होगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि बच्चा बोल रहा है मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक, यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। मैडम ने थोड़ा सा बच्चे को हिंट्स किया। बच्चा बोलता है पंजा। अध्यापक, सही। कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? तो बच्चा दिखा के बोलता है ये वाला। तो उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? तो अवलोकनात्मक अधिगम, निजवाक, पार, संज्ञानात्मक संघर्ष। तो यहाँ पे पार होगा। मचान जिसको बोला जाता है, हम आपको बता चुके हैं कि ZPD का सिद्धांत लिव वाइगोत्स्की महोदय, ये जो दिए हैं वो लिव वाइगोत्स्की महोदय ने दिए हैं। ZPD का सिद्धांत अर्थात कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, वह थोड़ा से के लिए अटक रहा है तो उसे जो है सो ज़्यादा जानने वाला आदमी, ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति उसे थोड़ा सा हेल्प कर देता है तो वह सहायता जो है वह कहलाता है पार, अर्थात मचान कहलाता है। आपको यह ध्यान में रखना है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र यह कहलाता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। इसे लिव वाइगोत्स्की महोदय ने दिया है, यहाँ पे पार होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में थोड़ा सा फंसा सकता है। ऑप्शन देखिए कैसे यहाँ पे आपको घुमाया है। यहाँ पे एक निज वाक दिया है और वो पहले दिया है, और निज वाक की बात भी वाइगोत्स्की महोदय ने ही किए हैं, वाइगोत्स्की महोदय ने ही किए हैं। लेकिन निज वाक तब होता है जब बच्चा अकेले में कुछ बातें करते रहता है, तब होता है। लेकिन यहाँ जो बच्चे बात कर रहे थे वो उसके साथ अध्यापक था और उसे अध्यापक के द्वारा थोड़ा सा हिंट्स दिया जा रहा था। तो यहाँ पे आपका निज वाक नहीं होगा, यहाँ पे पार होगा। यदि स्टूडेंट यहाँ पे निज वाक देखेगा और मार के निकल जाएगा, फिर पता चलेगा कि वो बाहर में कहेगा हम तो 120 मार के आए हैं, लेकिन जब आंसर किया आएगा तो पता चलेगा वहाँ पे निज वाक नहीं होके पार होना था, मैंने निज वाक मार के चलाया। तो यह सभी जो छोटी छोटी गलती है, छोटी छोटी जो गलती है उससे आपको बचना है, तभी आप स्कोर मैक्सिमम कर पाइएगा, मैक्सिमम जो है सो कर पाइएगा। और यह सेशन आपको कैसा लगता है एक बार शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब है पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो बड़ों का अनुकरण करके, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। यहाँ जो है वो कक्षा रचनावादी है,
अर्थात बच्चे को स्वतंत्र बाल केंद्रित शिक्षा की बात यहाँ हो रही है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात यहाँ हो रही है। तो यहाँ जो होगा, बच्चा स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। आपका आंसर होगा डी। पुरस्कार देके हमें बच्चे को नहीं सिखाना है, वह क्षणिक के लिए होता है, उससे आप बच्चे का विकास नहीं कर पा सकते हैं। अब है अध्यापक को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? तो अध्यापक को उदाहरण देते हुए जो है महिला को नर्स और अध्यापिका, ये नहीं बच्चे को बताना चाहिए कि महिला जो है वही सिर्फ नर्स हो सकती है या फिर अध्यापिका हो सकती है, और पुरुष जो है सिर्फ वही डॉक्टर और पायलट हो सकता है। यदि अध्यापक के द्वारा ऐसा बच्चों को दिखाया जाता है तो वह जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। जेंडर स्टेरियोटाइप के अंतर्गत वह आता है। ऐसा नहीं करना है। महिला भी डॉक्टर हो सकती है, महिला भी पायलट होती है, और पुरुष भी टीचर हैं। तो इस तरह की जो है सो उदाहरण हमें क्लास में नहीं पेश करना है, जिससे कि जेंडर रूढ़िवादिता संबंधित कोई भी प्रश्न छात्रों के मन में खड़ा हो या फिर जेंडर के प्रति कोई भी गलत झुकाव बच्चों के मन में नहीं आए। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि हमें बच्चों के अंतर्गत नई सोच डेवलप करना है, उसे समाज के इस जेंडर शब्द से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा। अब है, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावशाली होगा? यदि उसे सितारा नहीं मिलता है, वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह अलग प्रकार का रुख अपनाती है। तो इस संबंध में कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावशाली होगा? तो उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, यह सुनिश्चित करना कि उसके हर प्रदत्त कार्य सितारे मिले जिससे कि वह परेशान ना हो सके, यह तो सही नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले जिससे कि उसकी आदत ना पड़े, यह भी गलत है। उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि ना देना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि उसे रचनात्मक क्रिएटिविटी प्रतिपुष्टि फीडबैक देना है, जिससे और अपना काम दोहराने के लिए उसे कहना है कि इससे भी और बेटर, इससे भी और अच्छा आपको करने की ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो पोर्टफोलियो जो एक होता है वह एक फोल्डर फाइल होता है, जिसके अंतर्गत बच्चे के एक साल का सभी आंकड़ों को उसमें सम्मिलित करके रखा जाता है। तो पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। यह तो सही है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता में समुन्नत करते हैं। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज दोनों आते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर पोर्टफोलियो के असंबद्ध परीक्षण और क्विज दोनों होते हैं। यह जो है यह गलत है। यहाँ पे
क्विज नहीं होते हैं और असंबंध परीक्षण नहीं होते हैं, अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब है प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशील अर्थात ज़्यादा सेंसिटिव, संचारण में शाब्दिक क्षीणता अर्थात ठीक प्रकार से वह नहीं बोल पाता है, और अशाब्दिक होना अर्थात मतलब शब्द नहीं निकल पाना, ठीक से नहीं बोल पाना, मतलब बहुत कम बोलना, नित्य क्रमों पर अपने अन्य व्यक्तियों की को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है। श्रवण अक्षमता, यह सिर्फ सुनने में दिक्कत होता है, सुनने में परेशानी होता है। उसके बाद है बौद्धिक अक्षमता, इसमें होता है कि दिमाग जो है सो सुस्त होता है, चंचल नहीं रह पाता। उसके बाद है दृष्टि अक्षमता, इसमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे जो होगा वह होगा स्वालिन स्पेक्ट्रम अर्थात ऑटिज्म होगा, ऑटिज्म डिसऑर्डर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस लक्षण के बच्चे जो है ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चाहे ध्वनि हो या कोई छू दे तो अचानक डर जाते हैं, फिर प्रकाश, और वो बोल नहीं पाते हैं और उन्हें दूसरों की सहारा लेने की ज़रूरत होती है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी। तो कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग, समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था। तो यहाँ पर जो पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था है यह गलत है। पृथक पृथक हमें बच्चे को नहीं बैठाना है, यह निगेटिव वर्ड होता है। पृथक पृथक, केवल, यह सब जो है निगेटिव वर्ड होता है। यह सब जिस भी सेंटेंस में आता है तो 99% आपका आंसर यही होगा। 1% में ही कुछ 19-20 हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम आंसर आपका वही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा। कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर, यदि बच्चे को चर्चा में शामिल करने के अवसर मिलते हैं तो वहाँ उसे बोलने का अवसर मिलेगा। गतिविधि में बच्चों की सहभागिता होगी तो बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, और हमें बच्चे को एक्टिव रखना है, करके सिखाना है। करके जितना सीखता है वह उसे कभी नहीं भूल पाता है। अब है अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। तो शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर, प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधि का चयन करके उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वह सी होगा कि शिक्षार्थी को अर्थात विद्यार्थी को समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके अपनाने के अवसर देना। यदि बच्चे को एक मेथड से सोल्व नहीं हो रहा है तो हमें उसे दूसरा मेथड प्रोवाइड कराना है, उसे दूसरे तरीके से समझाना है, उसे दूसरे तरीके से एक्टिव करना है। अलग अलग अवसर हमें प्रदान करना है।
जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और अपने समस्या को समाधान करने में वह सक्षम हो सके। हमें उसे पंगु नहीं बनाना है, हमें उसे किसी पे आश्रित नहीं करना है, उसे बैसाखी की सहारा नहीं देना है। वह खुद सहारा लेकर जब खड़ा होना सीखेगा तो फिर वह बेहतर कर पाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब है वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? तो एक शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक स्टूडेंट अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, अर्थात उसका जो प्रदर्शन है वह दिन पर दिन काफ़ी अच्छा हो रहा है और यह जो सफलता उसे प्राप्त हो रहा है इसमें जो उसे योगदान मिल रहा है उसका श्रेय किसको जाना चाहिए? तो बच्चे की योग्यता को, बच्चे के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को, आनुवंशिकता रचना को। तो यहाँ पे सबसे जो सटीक आंसर होगा वह होगा बच्चों के प्रयत्न को। बच्चा जब खुद से प्रयत्न करके कर रहा है अर्थात वह सेल्फ मोटिवेटेड है, इसलिए वह खुद से कर रहा है और प्रयत्न कर रहा है, नहीं तो वह नहीं कर पाता। यदि वह खुद से सुधारने में सक्षम कर रहा है तो इससे बेटर और भी कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह सेल्फ मोटिवेटेड है, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। अब है किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है? तो कौन से दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है? तो सामाजिक संरचनावाद, व्यवहारवादी, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, संरचनावादी। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा सामाजिक संरचनावादी। इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो आज का 15 प्रश्न के जो आंसर हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सेट में शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से सीटेट जो दिसंबर में आप लोगों की होने वाली है उसकी दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग हमारे इस सेशन से जुड़ सकेंगे और अधिक से अधिक लोग हमें देख पाएंगे, हमारे इस डिस्कशन को देख पाएंगे। और लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखें कि यह सेशन आपको कैसा लगता है। और यदि सीटेट से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ये sudhanshu.edu08822@gmail.com। इस पे आप हमें मेल भेज सकते हैं। मैं हर संभव आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं हम जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और लगातार पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।